हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप लोग अच्छे होंगे और कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपना स्टडी जारी रखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में देखे थे कि कोई प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, कैसे रेडी होता है, ठीक है, और रेडी होने के बाद कैसे सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए जाता है और कैसे टर्मिनेट होता है। और कोई इनपुट आउटपुट को चाहिए तो क्या करता था, वो ब्लॉक या वेटिंग स्टेट में जाता था। मतलब जैसा कि बताया था कि कोई प्रोसेस न्यू हुआ मतलब क्रिएट हुआ, न्यू से कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट जाएगा, ठीक है। रेडी स्टेट के बाद क्या, रनिंग स्टेट जाएगा, रनिंग स्टेट जाएगा। अगर इसका सब कुछ फुलफिल है तो इसका गोल है क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट या हाल्टेड स्टेट इसे बोल देते हैं, या टर्मिनेटेड स्टेट बोल देते हैं। अगर मान चलिए कोई इनपुट आउटपुट को चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, इनपुट आउटपुट चाहिए तो क्या ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट में जाएगा, किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। फिर इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में। जैसा एग्जांपल भी दिए थे आप, जैसे ब्लॉक स्टेट से आपको बताए थे कि सस्पेंशन में चला जाता है, सस्पेंशन स्टेट। ये क्या होता है, क्योंकि ये रेडी क्यू रनिंग स्टेट सब मेन मेमोरी का यूटिलाइज करता है, आई मीन रैम को यूटिलाइज करता है। और रैम जो होता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, जो फास्टेस्ट होता है। तो इस जगह को खाली करने के लिए उसको सस्पेंड किया था। फिर सस्पेंशन से कहाँ, फिर ब्लॉक स्टेट जाता है। तो इस प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं ट्रांजिशन डायग्राम में। आज देखेंगे हम लोग, देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या देखेंगे हम लोग, सीपीयू शेड्यूलिंग। देखिए सबसे पहले समझिए कि सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग, तो इससे पहले समझिए कि सीपीयू का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, गोल। इसका गोल क्या होगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीपीयू मतलब सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करना, मतलब कि सीपीयू को कभी आइडियल नहीं छोड़ना। अगर मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइज होगा तो मैक्सिमम थ्रूपुट होगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट होगा, ठीक है। इसका गोल पूछे आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू का मैक्सिमम गोल है, क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे किसका, सीपीयू का, सो दैट इट विल गिव द मैक्सिमम थ्रूपुट। अंडरस्टैंड और नॉट? अब नाउ अंडरस्टैंड सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब क्या, सीपीयू को जानते हैं आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को शेड्यूल करना। शेड्यूल करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए आप लोग जैसे क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों का रूटीन है, जैसे कि फर्स्ट क्लास में कोई दूसरा सर पढ़ाएंगे, सेकेंड में दूसरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसी दरमियान मान चलिए आप थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में अगर ए नाम के टीचर का क्लास है, टीचर ने मान चलिए, तो फोर्थ सेमेस्टर में क्या उसी टाइम में फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है। तो क्या उसी टाइम में थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर ए नाम के टीचर का क्लास होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बी नाम के टीचर का क्लास होगा। अगर यहाँ सेकेंड में अगर बी नंबर का है, इसका ए नाम का टीचर का क्लास हो सकता है, ठीक है। सो दैट क्या कि डेडलॉक का एविडेंस नहीं आए, मतलब कि पैरेलली क्लास चलता रहे, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का क्लास पैरेलली चलता रहे, इंटरप्टेड, विदाउट इंटरप्टेड, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का रिक्वायरमेंट इसीलिए हुआ था कि आप ऐसा प्रोसेस को शेड्यूल करें ताकि कोई भी काम बैड नहीं हो, रुके नहीं, सब काम पैरेलली चलते रहे, ठीक है। तो देखिए इसी की तरह हम लिखे हैं द डिसीजन मेकिंग। ये क्या, डिसीजन मेकिंग ऑफ सेलेक्टिंग द प्रोसेस इन द रेडी क्यू फॉर शेड्यूलिंग ऑन टू द सीपीयू इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। कोई रेडी क्यू से आप किसको जाना है रनिंग के लिए, वो डिसाइड करना है, क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग। अंडरस्टैंड नॉट? समझ में आई बात या नहीं आई? चलो आगे, और लिखा था तो लिख लो। अब देखो इसी संदर्भ में हम एक नॉमेरिकल लिखे हैं, ये नॉमेरिकल है। अब देखते हैं कि हम लोग काम कैसे देते हैं अपना सीपीयू कैसे काम करता है, समझिए बात। देखिए ये लिखे हम पी नंबर लिखा था प्रोसेस आईडी। पी नंबर का मतलब प्रोसेस आईडी। इस तरह से आपका रोल नंबर होगा एक यूनिक
आइडेंटिफिकेशन है, उसी तरह से प्रोसेस आईडी, मतलब प्रोसेस आईडी कहने का मतलब हुआ कि हर एक प्रोसेस का अपना अलग अलग आईडी है, आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक कोड। जैसे नाम मान लीजिए किसी का नाम ज्योति है, ठीक है, तो ये संभव है कि ज्योति नाम का कोई और स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, रोल नंबर दिया गया होगा, वो कभी कभी सेम नहीं होगा, हमेशा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर सेम हो जाए तो क्या स्थिति हो जाएगा कि मतलब मार्क्स, मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हैं, अगर इसको 30 मार्क्स दिए, हम कैसे और इसका 25 आया, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इसका नाम किसको 30 देना है, किसको 20 देना है। सो दैट प्रोसेस आईडी मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो प्रोसेस आईडी को हम लोग यहाँ 1 2 3 लिखे हैं, कहीं कहीं आपको P1 भी दे सकता है, P2 भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समझ में आया। आप समझिए इस बात को। AT स्टैंड्स फॉर अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इसको बोलते हैं वह टाइम जिसपे कोई CPU सारा प्रोसेस रेडी रहता है, आता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ब्रस्ट टाइम, इसको बोलते हैं BT को ब्रस्ट टाइम, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रस्ट टाइम। देखिए ब्रस्ट टाइम क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर CPU कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा उसी को ब्रस्ट टाइम कहेंगे। और आई होप कि हमने पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, यहाँ से एग्जाम में मान लीजिए आपका SBT ही नहीं, और जब कंपटीशन वगैरह देंगे, ठीक है, तो वहाँ भी इस सब टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। सो प्लीज़ एक बार नहीं 2 बार 3 बार नहीं हो समझ में आए, फिर क्लास में भी डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात समझिए ये समझ में आ गया। तो कह रहा है यहाँ पे 5 प्रोसेस है आपके पास, जो डिफरेंट टाइम स्लॉट में आ रहा है। इसका रिक्वायरमेंट मतलब P1 प्रोसेस है, उसको 2 यूनिट टाइम चाहिए, सेकेंड प्रोसेस है उसको 3 यूनिट चाहिए, ये है तो 5 यूनिट चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे देखिए इसे आपको फाइंड बोलेगा, फाइंड करने के लिए फाइंड एवरेज TAT। देखिए TAT का मतलब टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एवरेज वेटिंग टाइम, WT, यानी वेटिंग टाइम, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम। कोई दिक्कत? अब देखिए होता क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम होता है CT माइनस AT। व्हाट इज CT? CT इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, अर्थात कोई प्रोसेस है जिस टाइम पे कंप्लीट होगा उसी को उसका कंप्लीशन टाइम बोलेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे, आपको बिलीव कराएंगे, ठीक है। AT जानते हैं आप लोग, अराइवल टाइम, ठीक है। अब इस देखिए WT वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, TAT माइनस BT। आपको TAT पता नहीं है, BT पता है, TAT वेस्टर्न फूड टर्न अराउंड टाइम, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, जरूरत लगेगा इसका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अब जैसे देखिए आपको बात समझिए कि हमारा बहुत सारा एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम इसको पास आउट करा सकते हैं, मतलब कि वर्ड को असाइन कर सकते हैं। जैसे मान के लोग कभी होता है, कहता है कि रोल नंबर 1 से 10 तक आइए, हमारे पास 10 तक आइए, फिर 10 से 20 तक आइए। इस तरह से आप एक डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि अप टू डाउन जाना है हमको। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि डाउन टू अप भी होता है, कभी अपना सिलेक्शन रूल है, रूल आप जिसको बुला सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि सब लड़की को पहले आ जाओ एग्जाम देने के लिए, तो फिर बोलते हैं कि सब लड़का आ जाओ, ठीक है। तो ये सब सिलेक्शन है, डिसीजन शेड्यूल, कैसे शेड्यूल कर रहे हैं। तो CPU शेड्यूलिंग में फर्स्ट एल्गोरिदम है, क्या रखिएगा, लिखिएगा नहीं है ना, इसलिए हाँ लिख लीजिए, तो बोल रहे हैं उसी में लिख लिया करिए, ठीक है। वाटी क्यों नहीं लिखे हैं तो क्लैरिटी लगेगा। इस एल्गोरिदम FCFS स्टैंड फॉर, आपको क्वेश्चन पूछे एक नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आओ पहले पाओ। वैसे इसका इसके मतलब नहीं हुआ, बस आपको समझाने के लिए। मतलब जो प्रोसेस पहले अराइव करेगा उसको पहले सर्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन करना है, क्योंकि जैसे मान चलो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अंतर करना है। मतलब यहाँ पे इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट का मतलब जो पहले आएगा उसको पहले शेड्यूल करिए, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ होम अराइवल टाइम, अराइवल टाइम के बेस पे आपको करना है। अब देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग में दो तरह का होता है, समझिएगा, समझते रहिए थोड़ा। देखिए एक होता है प्रीएम्पशन मोड, एक होता है नॉन प्रीएम्पशन मोड। प्रीएम्पशन मोड, एक होता है नॉन प्रीएम्पशन मोड। ये होते क्या है कि नॉन प्रीएम्पशन मोड का मतलब है कि इफ यू एलोकेट द सीपीयू एट द फर्स्ट टाइम, तो देन आफ्टर कंप्लीशन इट विल गेट द रिलीज द रिसोर्सेज। मतलब क्या कि नॉन प्रीएम्पशन मोड में अगर सीपीयू को कोई प्रोसेस एलोकेट हो गया तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा, सीपीयू को रिलीज नहीं करेगा, समझो। और प्रीएम्पशन मोड जो है कि अगर मान चलिए कि सीपीयू एलोकेट कर दिया, ठीक है, सीपीयू एलोकेट कर दिया, अगर इन मिडिल रिक्वायरमेंट हुआ कि कोई प्रोसेस आ रहा है उसको देना है, तो आप उसको क्या करिएगा, एलोकेट कर सकते हैं। मैं सीपीयू को रिलीज भी कर सकता है कुछ टाइम इंटरवल। तो ये चीज़ को समझने के लिए समझिएगा, समझना नॉन प्रीएम्पशन प्रीएम्पशन। इसको कैसे समझ सकते हैं आप, श्योर दे। मान चलिए ए है, बी है, सी है, इस दोनों नाम का आदमी है, दिख रहा है आपको। ए बी सी, अगर ये तीनों डॉक्टर के पास आ रहा है, ठीक है, अगर सोचिए अगर ये 2 मिनट जीने वाला है, ये 1 मिनट और ये 0 मिनट जीने, मतलब क्या, अगर ए को 2 मिनट तक इलाज ना हो तो भी जिंदा रहेगा, बी को 1 मिनट तक इलाज नहीं किया तो मर जाएगा, सी को 0 मिनट अगर गया और इलाज नहीं किया तो मर जाएगा। लेकिन आया है पहले ए आया है, बाद में बी आया है, फिर सी आया है, मतलब इसको बी टी मान लीजिए, ठीक है, कि इसको ए को डॉक्टर 2 मिनट जीने का जी सकता है और समझाने के लिए, बी 1 मिनट जिएगा, सी 0 मिनट जिएगा। अगर और आया पहले ये अब एक चीज़ समझिए कि जब तक ये पहले आया, ये कहा कि नहीं हम पहले आपका इलाज कराएंगे, हमको पहले इलाज होना चाहिए, लेकिन जब तक ए का इलाज होता तो दोनों मर जाएगा, ठीक है, हमारा बात को मर जाएगा ना जी, 2 मिनट लगेगा तो ये मर ही जाएगा। तो लेकिन आपको बताए हैं कि इसका गोल है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एल्गोरिदम चेक, लेकिन यहाँ तो एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब समझिए कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। हम आगे देखेंगे और सारे एल्गोरिदम में कि कैसे इसको रिमूव करते हैं। एनीवे आई थिंक आप लोग समझ, तो देखिए, तो यही वंस यू हैव गेट द एलोकेट द सीपीयू 2 टाइम, तो तब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक ये अपना काम कंप्लीट न कर दे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन प्रीएम्पशन मोड, ठीक है, इज क्लियर। ऐसा हम लोग डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को लिखा देते हैं। और प्रीएम्पशन मोड क्या, अगर मान लीजिए इसको है, ये आया, देखिए अरे नहीं दोनों मरने वाला है, चलो पहले सी को इलाज कर बी कर, तो वेटिंग टाइम बढ़ जाए, ठीक है, तो मतलब हुआ इसको प्रीएम्पशन मोड, ठीक है। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ओके, आई थिंक लिखने का नहीं है। देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको हम लोग करेंगे किसका, कैसा मोड में पहले कर लेते हैं, पहले प्रीएम्पशन मोड में कर लेते हैं, सॉरी नॉन प्रीएम्पशन मोड में कर लेते हैं। इस मोड में करते हैं नॉन प्रीएम्पशन। देखिए और इसका क्राइटेरिया है अराइवल 80, मतलब अराइवल टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब देखिए इसको बनाने के लिए वो जैंट चार्ट का यूज होता है, उसी में
चेन चार्ट। चेन चार्ट्स क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोसेस के उसके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को एलोकेट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे एट टाइम 0, ठीक है, हाउ मेनी प्रोसेस आर इन रेडी क्यू। देखिए कब 0 टाइम में कितने प्रोसेस अराइव कर चुके हैं? 0 टाइम में सिर्फ एक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? A1। मतलब कि रेडी क्यू में एट टाइम 0 में आपके पास एक प्रोसेस है, उसको P1 कहते हैं। एंड देखिए तो गैन चार्ट को इसी तरह से रेक्टेंगुलर एरे होता है। 0 पे कितने प्रोसेस आए? एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? उसका नाम है P1। कितने टाइम के लिए चाहिए उसको? 2 टाइम। क्यों? और 2 टाइम ये है, लेकिन ये कैसा मोड है? प्रीएम्पशन मोड है। लेकिन देखिए 2 टाइम तो 2 टाइम कंप्लीट कर लेगा बस। बल्कि एट द सेम टाइम 2 टाइम एक प्रोसेस और आ गया। कौन सा आ गया था? P2 आ गया था और P3 भी आ गया था उसमें। लेकिन क्या हम उसको एलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने प्रीएम्पशन मोड है। तो P1 आया 0 पे, कंप्लीट किया, कितना चाहिए? 2 यूनिट अमाउंट चाहिए, कंप्लीट कर लिया ये, तो 2 यूनिट कर लिया। अब देखिए P1 कंप्लीट हो गया, रनिंग करेगा। जिससे मतलब देखिए समझिए कि न्यू था, न्यू के बाद रेडी क्यू में रेडी क्यू की बात करें, ठीक है, रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रेडी क्यू में 0 टाइम पे कौन आया? P1 आया। P1 आया, P1 को शेड्यूल कर दिए, ठीक है, और रनिंग में क्या कर रनिंग जाकर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। रिमेंबर टू नॉट, ठीक है। अब देखिए P2 आया। P2 कितना टाइम चाहिए? 3 टाइम, ठीक है। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 P2। अब देखिए जब टाइम 5 है तो कितने प्रोसेस है? मैं अराइव कर चुके हैं। देखिए P3 तो आ ही चुका है, P4 भी आ गया, P5 भी आ गया, ठीक है। मतलब इसके बाद आपका क्या आ गया? P4 आ गया, P5 आ गया। तो परेशानी तो देखिए P2 के बाद कौन आया? P3 आया। तो P3 को एलोकेट कर दीजिए रिसोर्स। P3 कितना चाहिए? 5 चाहिए। 5 + 5 10, समझ में आ रहा है? फिर देखिए P3 कंप्लीट कर लिया तो P4 आया। अब P4 कितना रिक्वायरमेंट है इसका? 4 यूनिट। 10 + 4 हाउ मच? 14। फिर देखिए P4 कंप्लीट, P5 आ गया। P5 कितना चाहिए होगा? 6 चाहिए। 14 + 6 हाउ मच? मतलब 14 + 6 तो 20। एनी इशू? समझ में आया बात को? कोई दिक्कत? अब देखिए अब यही मेन इसी जैन चार्ट का कमाल है। तो सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जैन चार्ट से देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं आप। देखिए ST, CT, TAT और W। चेंज कर दिया। देखिए ST स्टैंड फॉर शेड्यूल टाइम, CT स्टैंड फॉर कंप्लीशन टाइम, ठीक है। TAT बता चुके हैं, टर्न अराउंड टाइम। W2 वेटिंग टाइम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या? शेड्यूल टाइम समझा देते हैं क्या क्या होता है इसे।
एस टी शेड्यूल टाइम, तो वह टाइम जिस पे प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होता है उसी टाइम को हम लोग सीटी बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, मतलब शेड्यूल टाइम बोलते हैं। देखिए P1 को कब शेड्यूल किया गया, बताइए, जीरो टाइम, जीरो शेड्यूल टाइम, बैठे यहाँ से कोई दिक्कत। P2 का शेड्यूल टाइम कितना है, P2 को कब शेड्यूल किया गया, 2 पे, कोई दिक्कत। देखिए P3 को कब शेड्यूल किया गया, 5 पे, तो इसका शेड्यूल टाइम यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट। P4 में कब किया गया, 10 पे, P5 को कब किया गया, 14 पे, 14, कोई दिक्कत। शेड्यूल टाइम समझ में आया कि जब फर्स्ट बार सीपीयू को प्रोसेस एलोकेट किया गया उसी टाइम को शेड्यूल टाइम बोले, ठीक है। अब देखिए कंप्लीशन टाइम वह टाइम जिस पे प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर ले, वह टाइम जिस पे प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर ले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, कंप्लीशन टाइम। तो देखिए P1 कब कंप्लीट हुआ, 2 पे, ठीक है, तो 2 P2 कब कंप्लीट हुआ, 5 पे, P3 10 पे, P4 14 पे, P5 20, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए TAT का प्रॉब्लम बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखिए TAT क्या हो जाता है, कंप्लीशन टाइम CT माइनस AT, ठीक है। अब देखिए CT माइनस AT, CT माइनस AT, CT माइनस 2 में से 0 गया, हाउ मच, जोड़ने आता है, 2 में से 0 गया था 2, 5 में से 1 गया 4, 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 3 11, 20 माइनस 6। तो ये आपका हो गया हर एक का टर्न अराउंड टाइम। गेटिंग माय पॉइंट और नाउ, समझ में आया। अब देखिए टर्न अराउंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज नोन एज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, TAT प्लस AT बराबर वाट, मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है। इसी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई 2 गिवन रहेगा तो थर्ड निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसे WT क्या होता है, TAT माइनस BT। ये क्वेश्चन रहा तो अच्छा खासा एग्जाम हुआ था, कॉम्पिटिशन में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत भी दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। WT देखिए, वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, TAT माइनस BT, TAT माइनस BT, 2 में से 2 8 माइनस 5, हाउ मच, 3, ये कितना, 7, 10। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना, जिसको लिखना है लिख लिए ना, लिख लिए इसको देखिए। हाँ देखिए आपको कितना डेटा निकल गया, शेड्यूल टाइम निकल गया, कंप्लीशन टाइम गया, टर्न अराउंड का वेटिंग टाइम, ठीक है। अब समझिए बात को कि अब आपको गया था क्वेश्चन एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसको भी ठीक है। तो एवरेज कैसे होगा, देख सब कुछ जोड़ दो, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 16, और हाउ मेनी प्रोसेस कितना नंबर प्रोसेस है, बेस ऐसे निकालते हैं ना, 5 प्रोसेस, तो 5 से बैठ इधर 4 6 8 14 जोड़ लीजिए ना, लीजिए। मतलब 8.2 टर्न अराउंड,
समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? देखिए डाटा हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से एवरेज टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम फाइंड आउट। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हो फिर जाके पढ़िए। देखिए एक चीज़ और देखिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और कर लीजिए कि कोई प्रोसेस आया है उसके बाद ही इनकम्प्लीट होगा। ये 0 पे आया कब कम्प्लीट हुआ? 2 पे। 1 पे आया कब कम्प्लीट हुआ? 5 पे। 2 पे आया कब कम्प्लीट हुआ? मतलब कि हमेशा कंप्लीशन टाइम बड़ा ही होगा, है ना? 3 पे आया तो ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, शेड्यूल टाइम कि कोई प्रोसेस आया फर्स्ट गया कि नहीं। देखिए कभी पूछता है क्वेश्चन कि प्रोसेस का शेड्यूलिंग का ऑर्डर क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का ऑर्डर क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए तो बोलिए कंप्लीशन ऑर्डर ऐसा P1 हुआ, फिर P2 हुआ, फिर P3 हुआ, P4 हुआ, फिर कंप्लीशन ऑर्डर। देखिए जब शेड्यूल हुआ सबके आने के बाद या आने के इक्वल टाइम पे ही शेड्यूल हुआ। 0 पे आया 0 पे हुआ, 1 पे आया था 2 पे हुआ, 2 पे आया था 5 पे हुआ। देखिए कितना वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, 3 पे 10 पे 4 पे 14 पे, इतना वेटिंग टाइम पड़ता है। समझ में आया? यानी किसी को दिक्कत? आई होप आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा पर्सनली मैसेज करिए और पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आया कैसे होगा। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से क्लास से नए से टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।